हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 यानी कि बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की एग्ज़ाम 2026 के लिए जो 14 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए देखिए इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेकर के अब तक पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ये बीपीएससी का न्यू घटना चक्र बुक 2026 है। इसी से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को, भारत के भूगोल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा सेशन को, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2026 के लिए इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में 1992 से लेकर के अब तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल। और देखिए इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्षेत्रफल। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, और यहाँ से देखिए 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चुनना है। देखिए प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाता है कि ये प्रश्न किस वर्ष बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये 39वीं बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिए कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी। अब देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया था प्रश्नकाल के दौरान, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाता, संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है। और आपको याद होगा कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, जो कि समस्त स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है पूरे संसार का। तो यहाँ पर दिया भी गया है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और रिसेंटली देखिएगा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट। इसका अनुसार भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 17.78% जो है, यानी कि लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। तो अगर हम वर्तमान संदर्भ में बात करते हैं तो निकटतम जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 18%, यानी कि 17.78% यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट है उसके अनुसार। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार, ये चैप्टर है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो देखिए कर्क रेखा की बात करते हैं तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं तो उंगली पर काउंट करिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। ये ओडिशा से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत विस्तृत है। भारत विस्तृत है, तो देखिए भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो देखिएगा इसमें से अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइजोल। ठीक है ना, आइजोल जो है ये मिजोरम में पड़ता है और यह नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए अब आ गया चैप्टर मानक समय। पहला प्रश्न कि भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी और ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में कितना अंतर है। तो फ्रेंड्स ये आप पहले से जानते हैं कि ये अंतर जो है ये 5.5 घंटे का है। ठीक है ना, 5 घंटे 30 मिनट। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है ना, और देखिए भारत में जो है ध्यान रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए +5 घंटे दिया गया है, बट आप 5.5 घंटे ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो फ्रेंड्स ये काटती है कहाँ पर, तो बघेलखंड के पठार पर। और ये बघेलखंड का पठार जो है ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। यहीं पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे है। तो अभी मैंने बताया अभी आपको 5.5 घंटा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अब अगला चैप्टर आ गया सीमावर्ती देश। देखिए भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। और देखिए इसी प्रकार से मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराया हुआ है 4 घंटे का महामैराथन सेशन में। कंप्लीट पूरा एक ही वीडियो में मैंने कराया हुआ है, जा करके देख लीजिएगा। बिहार का हिस्ट्री और बिहार का ज्योग्राफी भी मैंने कराया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है ना, मैकमोहन रेखा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। म्यांमार के साथ, तो देखिए म्यांमार के साथ अगर हम बात करते हैं तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जिसकी सीमा जो है म्यांमार से मिलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। तो आप सभी को पता है कि भारत जो है ये 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है और सबसे लंबी सीमा जो है ये साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ साझा करता है, इसको ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ। और देखिए बांग्लादेश के साथ अगर बात करते हैं तो भारत का असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जो है ये सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है ना, और सही यहाँ पर आपको कथन का पहचान करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कथन दिया गया है, ये रिपीट हो गया है। ठीक है ना, तो इसको हटा दीजिए आप। यहाँ पर 3 कथन 1, 2 और 3 दिया गया है और यहाँ नीचे आपको राइट आंसर चुन करके बताने हैं। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय पूर्व से पश्चिम तक अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेटमेंट जो है, निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ये गलत दिया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करिए। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको जो है इन कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको चुन करके बताने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल ये आपका करेक्ट दिया गया है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये भी करेक्ट दिया गया है। और देखिए गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। यह स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है।
ठीक है ना, चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से नहीं, तो इसीलिए गलत दिया गया है। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर आपका सही दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्थलीय रचना वाला नहीं है। इनमें से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्थलीय रचना वाला नहीं है। तो देखिए बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं और इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में जो है विंध्य प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है और बिहार में विंध्य भूस्तरीय रचना जो है यह आपका कैमूर एवं सोन नदी घाटी यानी कि रोहतास में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो देखिए ये आपका जो था ये भाग था किसका, तो गोंडवाना लैंड का था। ठीक है ना, गोंडवाना लैंड का था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक यानी कि फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में, ठीक है ना, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इनमें से आपका हो जाएगा तटीय मैदान, ठीक है ना, तटीय मैदान। उसके बाद आपका हो जाएगा केंद्रीय उच्च भाग। उसके बाद आपका हो जाएगा महान मैदान और फिर आपका हो जाएगा उत्तरी पर्वत। यानी कि आपका 3, 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका हो जाएगा काराकोरम, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना है। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए लद्दाख, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा जांस्कर और फिर हो जाएगा आपका पीर पंजाल। तो यानी कि 2, 1, 4, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2, 1, 4, 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गंगा के मैदान को एक खाली स्थान दिया गया के रूप में वर्णित किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए गंगा के मैदान को जो है इसको एक जियोसिंक्लाइन यानी कि भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। जियोसिंक्लाइन भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भू अभिनति गर्त, ठीक है ना, भू अभिनति गर्त, इस रूप में जो है इसको वर्णित किया गया है। तो आप दोनों याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान करना है, यानी कि आपको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मिलान करके नीचे दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपको चुन करके बताना है। चलिए एक एक करके अब हम लोग मिलान कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलान करिएगा आप। तो यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा। ठीक है, उसके बाद देखिए विंध्यन चट्टान प्रणाली जो है यह आपका हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल, इस प्रकार की चट्टान प्रणाली का ये हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली ये आपका हो जाएगा हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। ठीक है, और तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है यह आपका बच गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 में पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला प्रश्न है कि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, बताइए। तो देखिए हिमालय का पर्वतपतीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है और ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक की उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनाएं जो है संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए शिवालिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है। भारत में नहीं है फ्रेंड्स, देखिए करीब करीब 350 प्रश्न है, पूरा मैंने काउंट किया हुआ है। तो थोड़ा जल्दी में हम लोग सेशन कवर करेंगे, ठीक है, अन्यथा सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, इस तरह के सेशन बनाने में 6 से 7 घंटा का समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा धौलागिरी। ठीक है ना, धौलागिरी जो है ये नेपाल में पड़ता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है।
हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद। तो देखिए ये हिमनद जो है इसका नाम है बतुरा, ठीक है ना, बतुरा यहाँ पर हो जाएगा, बतुरा, बतुरा ध्यान रखना है, ठीक है ना, बतुरा हो जाएगा। और बतुरा हिमनद जो है ये हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है। ये काराकोरम रेंज में पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में ये स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बतुरा, ठीक है ना। बट देखिए बीपीएससी ने जो है इसका आंसर हिस्पार को माना है। देखिए हिस्पार की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 49 किलोमीटर है और बतुरा की लंबाई जो है ये 57 किलोमीटर है, बट आयोग ने इस हिस्पार को आंसर माना हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है ये सेनोजोइक काल में हुआ है, ठीक है ना, सेनोजोइक महाकल्प के, नियोसीन कल्प के, प्लायोसीन युग में। तो आपको इतना याद रखना है कि सेनोजोइक में हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। तो बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर जो है ये नामचा बरवा है। कौन है नामचा बरवा? दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है, ठीक है, और यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल जो है ये पार करती है पूर्वी पीर पंजाल को। अटल टनल की लंबाई याद रखिएगा 0.92 किलोमीटर, ये जरूर आप याद रखिएगा, पूर्वी पीर पंजाल को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अब देख लीजिए अभी मैंने बताया था ना और प्रश्न पूछ भी लिया गया है, 9.02 किलोमीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है? बताइए इसमें से कौन करता है? तो ये विंध्याचल श्रेणी है, ठीक है ना, विंध्याचल श्रेणी है, इसको आप ध्यान रखिएगा, विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से। तो देखिए कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ी है इसमें से आपका कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, जिसको कि इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है ना, कार्डमम की पहाड़ी, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका कार्डमम हो जाएगा, ठीक है, कार्डमम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है। तो ये कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती हैं आपकी कहाँ पर? तो ये मिलती है आपकी अनाईमुडी में, ठीक है ना, अनाईमुडी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अनाईमुडी, ध्यान रखिएगा आप, अनाईमुडी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी, अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से जो मिलता है ये मिलता है नीलगिरी पहाड़ी पर। और देखिए नीलगिरी पहाड़ी दक्षिण भारत की जो है इसकी जो चोटी है डोडा बेटा, डोडा बेटा वो दक्षिण भारत की सबसे जो है दूसरी ऊंची चोटी है। अभी मैंने बताया था सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो अन्नामलाई पर्वत पर है और दूसरा डोडा बेटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? देख सकते हैं ये प्रश्न रिपीट हो गया है ना, मतलब 2 बार पूछा गया है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। ये देखिए 43वीं बीपीएससी में पूछा गया है और ये प्रश्न जो है 60वीं 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए देखिएगा कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत, ठीक है ना, इसका नाम क्या रखा है? रमन सी माउंट रखा गया है, रमन सागर पर्वत, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो इसको सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सह्याद्री के। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो देखिए गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, ठीक है ना, बाकी जो अन्य दिया गया है वहाँ पर चाय बागान है, गिरनार, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कानन देवन पहाड़ी भारत के केरल राज्य की इडुक्की जिले में स्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, और गिरनार गुजरात में पड़ता है। चलिए दार्जिलिंग तो आपको पता ही है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, नीलगिरी जो है ये आपका
कहाँ पर पड़ता है, तो ये दक्षिण में अवस्थित है, पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है, ये सब आपको पता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। सोमेश्वर श्रेणी, तो फ्रेंड्स ये शिवालिक श्रेणी का भाग है, ठीक है ना, शिवालिक श्रेणी का भाग है, ध्यान रखिएगा शिवालिक श्रेणी का भाग है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, खाली स्थान दिया गया है, किसका भाग है, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तो फ्रेंड्स ये गोंडवाना लैंड का भाग है और इसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से शामिल हैं, गोंडवाना लैंड हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत की जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है, और यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है, युवा बलित पर्वत नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए बलित पर्वत वे पर्वत हैं जो पृथ्वी की परत के ऊपरी भागों में बलन के फलस्वरूप बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक नवीन होता है और एक प्राचीन होता है, ठीक है। देखिए नवीन में हिमालय, आल्प्स ये सब आ जाते हैं और प्राचीन बलित पर्वत में अरावली, अल्पेशियन और यूराल पर्वत आता है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि युवा बलित नहीं है, यानी कि प्राचीन है। तो प्राचीन में अभी मैंने बताया है कौन कौन सा, तो अरावली, अल्पेशियन और यूराल, ठीक है ना, अरावली और यहाँ पर देखिए अल्पेशियन भी दिया गया है, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, हिमालय में हिम रेखा, तो देखिए हिम रेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5500 से 6000 मीटर, ठीक है ना। और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में, ये तो मैंने उत्तरी भाग में बताया है, दक्षिणी भाग में देखिए 4500 से लेकर के 6000 मीटर पर पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम रेंज अगर देखेंगे इसका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, तो ये 4300 से आपका 6000 मीटर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है, न्यून हिमरेखा बताइए। तो इसमें से देखिएगा आल्प्स क्षेत्र का हो जाएगा, ठीक है ना, आल्प्स क्षेत्र का ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं ये बीपीएससी का टीआरई में जो है प्रश्न पूछा गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई क्या है। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश में जो है हिमरेखा है ही नहीं, ठीक है ना, इसीलिए इसमें से कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड से जब अलग हो गया उत्तर प्रदेश, तो कोई भी हिमरेखा यहाँ पर नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त यानी कि प्रोन नहीं है, भूस्खलन प्रोन एरिया इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें से अगर हम पूर्वी घाट की बात करते हैं, तो पूर्वी घाट क्षेत्र भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है, ठीक है ना। भूस्खलन प्राकृतिक आपदा होती है जो मुख्य रूप से पहाड़ी ब्लॉकों में होती है, ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वी घाट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, लिखापानी, तो लिखापानी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम में तो आपको पता ही है कौन कौन सा है, नाथुला और जेलेजपला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला है, रोहतांग है, बाड़ा लाचा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि मुला, मरकत और बोलन क्या है, मुला, मरकत और बोलन, तो देखिए ये मुला, मरकत और बोलन जो है ना, ये एक तरह के पर्वतीय दर्रे हैं, ठीक है ना, जो कि पाकिस्तान में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। बोलन दर्रा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बोलन दर्रा ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ठीक है ना, तो एक तरह के ये पर्वतीय दर्रे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न है पठार वाला चैप्टर का, कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो देखिए हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है ये सिंधु और गंगा मैदान के उत्तर का भाग है। इसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है, सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिए छोटा नागपुर पठार है। तो देखिए छोटा नागपुर पठार जो है ना, ये एक अग्र गंभीर है, ध्यान रखिएगा अग्र गंभीर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र, तो ये भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और यह मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है, ठीक है ना। हालांकि दंडकारण्य क्षेत्र का बहुत छोटा भाग मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, मेघालय पठार का अंश नहीं है।
तो इसमें से देखिएगा भुवन पहाड़ियाँ जो है ना, ये मेघालय का अंश नहीं है। भुवन जो है ये मिजो पहाड़ी का, मिजो हिल्स का जो है ये अंश है, मिजो हिल्स का ये भाग है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा। जोजिला सुरंग ये देखिए 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखिए जोजिला जो जोड़ता है ये श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है। ठीक है, जोजिला भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में निर्माणाधीन सुरंग है, जो श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे के नीचे गांदरबल यानी कि जम्मू कश्मीर और कारगिल के द्रास के मध्य बनाई जा रही है, और ये श्रीनगर को लेह लद्दाख से जो है ये आपका जोड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मलनाड क्षेत्र जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। तो यहाँ पर देखिएगा मलनाड क्षेत्र का संबंध जो है ना इसका कर्नाटक के पठार से है। ठीक है ना, कर्नाटक का पठार, ध्यान रखिएगा कर्नाटक के पठार से है, और यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी ढलानों को कवर करता है, और इसको कर्नाटक का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की तट रेखा है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की तट रेखा जो है इसमें कुछ चेंजिंग हुआ है। अभी जो रिसेंटली नवीनतम आंकड़ा आया हुआ है उसमें आपने देखा हुआ है कि तट रेखा की लंबाई अब आपका हो गया है 11,098.81 किलोमीटर। अब ये आंकड़ा नया आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो इसमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। बताइए, समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील, और किलोमीटर में भी यहाँ पर दिया गया, इसलिए किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो ये आपको पता है कि ये आपका 12 नॉटिकल मील यानी कि 21.9 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पर कि अरब सागर की द्वीप समूह। देखिए लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप जो है यह आपका कहाँ पर है, लक्षद्वीप टापू तो दक्षिण पश्चिम भारत में है। ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम भारत में है, और ये अरब सागर में अवस्थित है, तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 36, और ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, तो देखिए ये जो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है ये प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है ना, भारत में प्रवाल भित्तियाँ यानी कि कोरल रिफ्स जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, उसके बाद देखिए मालवन, महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से आपका खड़गपुर की पहाड़ी हो जाएगा। खड़गपुर की पहाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर हम रोहतास पठार की बात करते हैं, रोहतास पठार विंध्यन क्रम का, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की, और उत्तरी गंगा मैदान ये नवीनतम है। ठीक है ना, तो देखिए ये आपका हो जाएगा आंसर खड़गपुर। रोहतास पठार मैंने बताया है विंध्यन क्रम का, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ ये आपका तृतीय क्रम की है, और उत्तरी गंगा मैदान जो है ये नवीनतम है। ठीक है, तो सबसे अपेक्षाकृत पुराना यहाँ पर खड़गपुर पहाड़ी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती हैं। तो देखिए प्रवाल भित्ति जो है ये अभी कैम्बे की खाड़ी, मैंने बताया ना कि प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कोरल रिफ्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन महाराष्ट्र, मालवन का भी नाम याद रखिएगा, मालवन महाराष्ट्र, और कच्छ की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। तो देखिए ये अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ये तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना, अल्मोड़ा नहीं करता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के कितने राज्यों की समान सीमा यानी कि कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, देखिए पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, फिर लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। और बांग्लादेश की बात करते हैं तो आपका असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा है। तो कॉमन बॉर्डर इसमें से तो कोई भी नहीं हो रहा है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र
और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से घिरा हुआ है। और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ संलग्न है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह बताइए विदर्भ, तो यह महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाट अंचल यानी कि पाट रीजन अवस्थित है। पाट रीजन, तो देखिए पाट रीजन जो है ना ये अवस्थित है आपका झारखंड में। ठीक है ना, झारखंड में है। चलिए पाट रीजन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि झुमरी तिलैया, ये रेडियो पर गीत भी होता था पहले, जो आपका पुराने ज़माने में आपने देखा होगा फरमाइश के द्वारा इस तरह का गाना बजाया जाता था। ये पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है झुमरी तिलैया, तो ये आपका झारखंड में है। ठीक है, और ये कोडरमा जिला में पड़ता है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम, सबसे पहले फिर छोटा फिर छोटा इस तरह से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और फिर आपका बिहार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य तो आपको पता ही है कौन सा है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत में जनसंख्या का अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य था। पहले था जब ये प्रश्न पूछा गया उस समय। हालांकि तेलंगाना के गठन के बाद हुआ क्या, ठीक है ना, तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उसके उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार पुनः 12वां हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर बिहार हो जाएगा आंसर। चलिए असम कुल मिलाकर के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो असम जो है ये केवल राज्यों से घिरा हुआ है, ये केंद्र शासित प्रदेश से नहीं घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो ये 7 राज्य से जो है असम की सीमा मिलती है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है 7 राज्य, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो इसमें से सबसे बड़ा जो है ये कच्छ हो जाएगा, गुजरात का। अगला प्रश्न करेंगे कि गुजरात की राजधानी कौन सी है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। राजस्थान की राजधानी, तो आपको याद होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उसके बाद देखिए उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है, ये 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो उत्तरी पूर्वी भारत के स्कॉटलैंड जो है ये मेघालय में है, और मेघालय की जो शिलोंग शहर है ना उसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं। द्रविडियन प्रजाति, तो फ्रेंड्स ये दक्षिण भारत में है। ठीक है, याद रखना है आपको, दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिए किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एवं पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए गद्दी लोग निवासी हैं। गद्दी जनजाति कहाँ पर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में निवास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश दिया गया, मेनली हिमाचल प्रदेश ही ध्यान रखना है आपको। बोडो निवासी हैं कहाँ पर। तो बोडो जो है ये आपको पता है, बोडो जो है ना ये आपके इसमें से बात करते हैं तो गारो पहाड़ी पर। ठीक है ना, ये असम की जनजाति हैं, गारो पहाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गारो जनजाति हैं, गारो जनजाति। तो फ्रेंड्स गारो जनजाति जो है ना ध्यान रखिएगा, ये आपके मेघालय के साथ असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मेघालय दिया गया है, तो यहाँ पर मेघालय ही लेकर के चलेंगे पहले हम लोग। ठीक है ना, मेघालय। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। भील जनजाति, तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में। ठीक है, भील जनजाति महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सब में पाई जाती हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य का कौन सा जोड़ी सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोडा केरल नहीं होगा, टोडा जो होगा ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टोडा तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है ये किस प्रांत में स्थित है।
भरमौर, तो ये भरमौर पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। भरमौर ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि मणिपुर की मुख्य घाटी, मणिपुर के मुख्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनको मैतेई कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको मैतेई कहा जाता है, ठीक है ना। मैतेई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है गंगा नदी अपवाह तंत्र से गंगा नदी तंत्र। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी है? तो ये अगर हम बात करते हैं तो देखिए ओल्डहम के अनुसार, किसका अनुसार? ओल्डहम के अनुसार, यहाँ मैं लिख देता हूँ ओल्डहम के अनुसार, ठीक है ना। ओल्डहम के अनुसार देखिएगा कि गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार, जो है ये 2000 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए 6000 आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाती हैं? तो ये आपको पता है देवप्रयाग में, ठीक है ना। देवप्रयाग में मिलकर के ये गंगा के नाम से इनको जाना जाता है, देवप्रयाग। राइट आंसर देवप्रयाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो ऑब्वियसली आपको पता है गंगा नदी है, ठीक है ना। गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है ना, 25-25 किलोमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है इसमें से? तो यह आपका उपनदी जो है यह आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर उपरिक्त में से मतलब एक से अधिक इसका आंसर जो है ये आपका हो जाएगा। सबसे पहले देखिए उत्तरी कोयल है यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है और यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। और सोन नदी आपको पता है दक्षिण भाग में गंगा से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। अब देखिए यहाँ पर दक्षिणी कोयल है। दक्षिणी कोयल जो है ना ये नदी झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है और दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कोयल नदी के साथ मिलकर के कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास संघ नदी में मिलकर के ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बराकर नदी। बराकर नदी दामोदर नदी की एक मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकल करके हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है और दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उपबेसिन है। तो ऑलरेडी यहाँ से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? यह आपको याद रखना है। जिलों की संख्या जो है 12 है। कौन कौन से जिले हैं याद रखिएगा? सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, ठीक है ना। और गंगा नदी जो है सबसे लंबी पटना में है। यहाँ पर अगला प्रश्न वही पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो है ये पटना में है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो फतुआ के पास गंगा में मिलती है ये पुनपुन नदी है, ठीक है ना। फतुआ के पास गंगा में जो मिलती है ये पुनपुन नदी है। चलिए उसके बाद देखिए और घाघरा नदी मिलती है रेविलगंज में, ठीक है ना। रेविलगंज में छपरा में गंगा नदी में आकर के घाघरा नदी मिलती है, घाघरा नदी, ये भी ध्यान रखिएगा। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का दूसरा नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए फटाफट। गंडक नदी का दूसरा नाम जो है इसमें से नारायणी है, ठीक है। चलिए गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है और इसका अन्य नाम सालग्रामी भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका गंडक जो है पटना के पहरेजा घाट के निकट आकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं। चलिए उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं? अब यहाँ पर देखिएगा कि ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और देखिए ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में जो मिलने वाली सहायक नदी हैं ये सुबनश्री, मानस, ये सब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबनश्री, मानस तो मिल ही गया, तो पूछा गया नहीं मिलती हैं, तो इनमें से जो है कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। सुमनश्री, मानस, ये सब है आपका बेलश्री। चलिए उसके बाद देखिए भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये जो यारलुंग जंगबो नदी है इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो अभी मैंने बताया ब्रह्मपुत्र नदी है। मानस नदी किसकी उपनदी है? तो मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद चलिए अब दक्षिण भारत की नदी है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी यानी कि भ्रंश द्रोणी फॉल्ट थ्रू से होकर के बहती है?
बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये नदी जो है इसका नाम नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये नदी जो है ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। ये भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो देखिएगा सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी है, जबकि देखिएगा महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इनमें से जो है आंसर तो हो ही नहीं रहा है कोई। देखिए सोन नदी और नर्मदा नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी ये अमरकंटक से, और महानदी जो है ये निकलती है आपका सिहावा पहाड़ी से, सिहावा पहाड़ी से। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पश्चिम की ओर यानी कि वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं। तो पश्चिम की ओर इसमें से जो प्रवाहित होती है ये नदी आपका है कौन कौन सा? तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, यानी कि 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नर्मदा और ताप्ती। चलिए उसके बाद देखिएगा नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सब नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा कि कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर के गुजरती है? कावेरी नदी। तो देखिए कावेरी नदी की बात करते हैं तो कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकल करके 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। और इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं तो पुडुचेरी में भी ये विस्तृत है। ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है ये सहायक नदी किसकी है? तो तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, महानदी की, और ये उड़ीसा राज्य की भी एक प्रमुख नदी है। ठीक है, महानदी की सहायक नदी की और बात करते हैं तो शिवनाथ नदी है, जोंक नदी है, ठीक है ना, हसदेव नदी है, ये सब आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन ही हो जाएगा क्योंकि तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, महानदी ऑप्शन में है ही नहीं। देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पूर्व की ओर यानी कि पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, इसमें से कौन सी नदी? तो देखिएगा इसमें से अगर हम बात करते हैं तो देखिए गोदावरी और यहाँ पर देखिए कृष्णा। ठीक है ना, ये दोनों नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पर देखिएगा नर्मदा नदी और यहाँ पर देखिएगा गंगावली नदी। नर्मदा नदी और गंगावली नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पूर्व की ओर नहीं होती हैं, तो ए और बी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए उसके बाद देखिए भीमा नदी जो है निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? भीमा नदी जो है यह आपकी है कृष्णा की। ठीक है ना, कृष्णा नदी की। चलिए उसके बाद कृष्णा की अन्य सहायक नदी भी याद रखिएगा, कोयना नदी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है, बिल्कुल। और देखिए नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो 1 और 3 हो जाएगा। और देखिए ये नदियाँ युवा बलित पर्वतों से होकर के नहीं बहती हैं, इसको आप ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो फ्रेंड्स ये गोदावरी नदी की है। ठीक है ना, गोदावरी नदी की ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी की। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गोदावरी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सोन नदी के उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ये 70वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया है पिछले बार। तो ये आपका मैकाल श्रेणी याद होगा आपको। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्टेटमेंट आपको दिख भी रहा है। ठीक है, और आपको राइट आंसर इसमें से चुन करके बताने हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देख लीजिएगा अधिकांश हिमालय नदियाँ 12 मासी होती हैं। ठीक है, बिल्कुल, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं। करेक्ट है। हिमालयी नदी देखिएगा यहाँ पर कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी होती है क्योंकि ऊपर से आती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये और ये सही है, ये वाला गलत दिया गया है। ठीक है, देखिए प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण मिलती है। नहीं,
पहाड़ी नदी ज़्यादा बनती है, तो इसीलिए गलत है। पहला और दूसरा सही दिया गया, तो केवल 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये जुड़ती है काबुल नदी से, ठीक है ना, काबुल नदी से। देखिएगा सिंधु नदी अटक के निकट पहाड़ी से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी इसमें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर काबुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं, तो ये बहती हैं फ्रेंड्स आपका लाहौल घाटी में। लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, तो हिमाचल प्रदेश भी याद रखिएगा, लाहौल घाटी भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। महानदी, कृष्णा, कावेरी ये भी आपका हो जाएगा। नर्मदा, ताप्ती नहीं गिरती हैं, तो इसलिए ए और बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। तो फ्रेंड्स ये नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर पठार से। उसके बाद चलिए दामोदर नदी निकलती हैं, तो अभी मैंने बताया छोटा नागपुर पठार से। देखिए निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी नहीं है, भूबंधित नदी इसमें से कौन सी नहीं है। तो आप देख सकते हैं भूबंधित नदी है, सॉरी भूबंधित नदी है लूनी नदी, ठीक है ना। लूनी नदी को भूबंधित नदी जो है के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स इसका उद्गम स्थल पुष्कर घाटी, ध्यान रखिएगा, ये पुष्कर घाटी से होता है इसका उद्गम, ठीक है। चलिए और ये कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। उसके बाद देखिए कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड्स ये 30 मीटर है। ये देखिए 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था और 70वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। तो ऑब्वियसली कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है इसीलिए, ठीक है। और ये कोसी नदी कुर्सेला में आकर के गंगा नदी में मिलती है, कटिहार कुर्सेला में, ठीक है ना। चलिए निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है। तो ये आपका कोसी नदी है, ठीक है ना, कोसी नदी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी बिहार का सुख के रूप में जानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये कोसी नदी है। बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। उसके बाद देखिएगा कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में जो है पानी आता है आपका किससे, तो गंडक नदी से पानी आता है, और ये पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है त्रिवेणी नहर, तो गंडक नदी से आता है, ठीक है ना। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ये गंडक नदी पर है, अभी मैंने आपको बताया है गंडक नदी पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देख लीजिएगा जोग जो है ये शरावती बिल्कुल सही है, कपिल धारा जो है ये आपका कावेरी नहीं होगा, कपिल धारा हो जाएगा आपका कौन सा, कपिल धारा हो जाएगा नर्मदा पर, ठीक है। और धुआंधार जो है ये गोदावरी पर नहीं है, धुआंधार भी नर्मदा पर है। तो इसमें से आपका ये भी सुमेलित नहीं है और ये भी नहीं है, इसलिए एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, बताइए। इनमें से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र ये पोनानी नदी का है, पोनानी नदी का है, ठीक है ना, पोनानी नदी का। काली नदी, पोनानी नदी और पेरियार नदी में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र पोनानी नदी का है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिएगा मिलान करना है, एक एक करके मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4, तो ये पंजाब का मैदान, ठीक है ना, नहीं 4 जो होगा ये डेल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, 4 हो जाएगा आपका डेल्टा, ठीक है, 4 हो जाएगा डेल्टा। कंकर जो होगा ये आपका हो जाएगा बांगर, कायल जो होगा कायल, तो ये आपका हो जाएगा तटीय मैदान, और मांड हो जाएगा आपका पंजाब का मैदान, ठीक है ना, पंजाब का मैदान। तो यहाँ पर मिला लीजिएगा अब आप लोग। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी। तो देखिए स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, और यह झारखंड राज्य के रांची के निकट नगरी गांव से निकल के उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है, और ये पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नगरी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है ये नदी काली नदी है,
ठीक है ना। काली नदी है, इसको ध्यान रखिएगा, आयोग ने काली नदी ही दिया है। काली नदी भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित लिपुलेख दर्रे के निकट काला पानी से निकलती है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और सुगौली की संधि के द्वारा यह नदी भारत और नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है। महाकाली नदी, भारत में शारदा नदी को ही काली नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि डीबी द्वीप जो है ये किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है। डीबी द्वीप, तो फ्रेंड्स ये कृष्णा नदी का, ठीक है ना। ये देखिए 17वीं बीपीएससी का ये प्रश्न है, कृष्णा नदी का है, ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी का है, ध्यान रखिएगा। डीबी द्वीप या इसको दिविसमी द्वीप, ठीक है, या इस तरह से दिविसमी द्वीप भी इसको कहा जाता है। डीबी द्वीप या दिविसमी द्वीप आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। ठीक है ना, ये डेल्टाई क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है, मतलब इनमें से कौन एक से अलग है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए 17वीं बीपीएससी का प्रश्न है, तो ये आपका नर्मदा नदी है। नर्मदा देखिए तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा आपको पता है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई जाकर के अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो सबसे बड़ा इसमें से कानपुर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और यहाँ पर चमड़ा उद्योग जो है फेमस है, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा कि भारत निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसमें से देखिएगा गंगा नदी के किनारे जो स्थित नहीं, ये आपका उत्तर काशी हो जाएगा। उत्तर काशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है ना, उत्तर काशी जो है ना ये आपका गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर में पहलगाम जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, उत्तर काशी भागीरथी के किनारे है, मैंने बता दिया आपको। और ये कश्मीर का पहलगाम जो है ये आपका लिद्दर नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिद्दर नदी ये झेलम की सहायक नदी है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, प्रपात और झील से हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। तो ये आपका हुंडरू झारखंड में पड़ता है और ये स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील इसमें से कौन सा है। तो मीठे पानी की झील इसमें से आपका कौन सा है। तो देखिए इसमें से बात करते हैं तो उलर झील और लोकटक झील ये दोनों मीठे पानी की झील है, इसलिए एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा। चिल्का झील और सांबर झील ये खारे पानी की झील है। चिल्का जो है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है और सांबर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तेलहर कुंड जलप्रपात जो है ये कैमूर में पड़ता है। कहाँ पर है तेलहर कुंड, तो याद रखिएगा कैमूर में है। ठीक है ना, और यह बिहार के रोहतास पठार में अवस्थित है। चलिए उसके बाद देखिएगा एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। तो ये आपका कांवर झील है जो बेगूसराय में है, बिहार का पहला रामसर स्थल है, ध्यान रखना आपको। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है। तो इसका उद्गम स्थल जो है ये हरिके बैराज है। ठीक है ना, हरिके बैराज ध्यान रखिएगा। हरिके बैराज ये पंजाब से निकलती है तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर के लगभग ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो हरिके बैराज। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। तो यही इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 2024 में TRE 3 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए अब जलवायु वाला चैप्टर आ गया। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो इसमें से आपका जैसलमेर हो जाएगा। देखिए उसके बाद कि भारत में मानसून सीजन का अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य, इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये आते हैं CWG में। ठीक है ना, CWG करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। तो ये CWG से ही उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जाती है। निम्नलिखित में से देखिए कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है, बताइए। तो ये आपका कौन सा है। देखिए निम्नलिखित वायुमंडलीय विशेषता जो है भारतीय ग्रीष्म मानसून से संबंधित, एक तो आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय
पूर्वी जेट स्ट्रीम बिल्कुल है। उसके बाद देखिए ITCG का खिसकना ये भी है, तिब्बती उच्च भाग भी है और ला लीना भी है, तो इसलिए एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो इसमें सबसे सूखा लेह हो जाएगा। ठीक है, लेह हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, जिसका कारण है बताइए। तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का सामान्य तिथि क्या है। सामान्य तिथि, अब ये देखिए ये आपका रिसेंटली 2023 में ही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो 15 अक्टूबर है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अक्टूबर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। तो इनकी भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मानसून का निवर्तन इंगित होता है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ से अपना उत्तर चुनना है आपको। ठीक है, बताइए। तो देखिए मानसून की निवर्तन जो है ये इंगित करता है साफ आकाश से, तो ऑप्शन केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, कारण क्या है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, ये आपसे पूछा गया, बताइए। तो यहाँ पर हवाएं किसी प्रकार बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका आंसर दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। तो देखिए सबसे अधिक प्रभावित जो होता है यह आपका कोरोमंडल तट होता है, कोरोमंडल तट। ठीक है ना, कोरोमंडल तट, ध्यान रखिए कोरोमंडल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा वर्षा वाला चैप्टर आ गया कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। तो देखिए जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो इसको गली कटाव यानी कि गली इरोजन बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए गली कटाव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गली कटाव चंबल बेसिन में पाया जाता है, जहाँ पर इसे खड्ड कहा जाता है। जहाँ पर क्या कहा जाता है, इसको खड्ड कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से, ये डायरेक्टली याद रखना आपको, दक्षिण पश्चिम मानसून से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देखिए कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में, तो फ्रेंड्स ये भारी वर्षा जो होती है ये आपका कहाँ पर होती है, तो ये कोरोमंडल तट पर होती है, कोरोमंडल तट पर। ठीक है ना, कोरोमंडल तट पर होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आम्र वर्षा संबंधित है मैंगो सावर। तो देखिए आम्र वर्षा जो है ना ये संबंधित है, आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, मानसून पूर्व, याद रखिएगा। ठीक है ना, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। तो यहाँ पर देखिए आम की फसल। उसके बाद देखिए चेरापूंजी अवस्थित है, चेरापूंजी। तो चेरापूंजी जो है ये आपका मेघालय में है, मौसिन राम भी मेघालय में है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है किस नाम से, तो मैंगो सावर्स के नाम से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पूर्व मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वर्षा कितना जो होता है कम होता है, बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से। ठीक है ना, 75 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है। जाड़े के मौसम में, तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तमिलनाडु तथा दक्षिण पूर्वी केरल में आंशिक क्षेत्र में ये वर्षा होती है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा प्राकृतिक आपदाएं, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है ना, तो एक एक करके हम लोग मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो देखिए बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान, क्लियर। भूकंप हो जाएगा हिमालय के गिरिपद क्षेत्र। सूखा जो है ये हो जाएगा आपका मध्य पूर्वी भारत, और चक्रवात हो जाएगा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा मिट्टियाँ, काली मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है ना, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है,
काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुर मिट्टी, और इसको जो है काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो आपका हो गया यहाँ पर रेगुर मिट्टी और काली कपास वाली मिट्टी, तो इसीलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा, और कपास की खेती के लिए ये आपकी उपयुक्त होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए काली मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी जो है ना, ये आपके पाई जाती हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात भी दिया गया है, कर्नाटक वगैरह में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगहों पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेगुर किसका नाम है, तो ये काली मिट्टी का। देखिए रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पर, तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंड्स ये आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा दोमट या जलोढ़ मिट्टी, भारत में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो नदी द्वारा जो निर्मित मिट्टी है इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, और सबसे ज़्यादा विस्तार इसी का है। ठीक है, चलिए जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसको कि बांगर कहा जाता है, और एक होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको कि खादर कहा जाता है। देखिए गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी कहलाती है, पुरानी, तो पुरानी को क्या कहा जाता है, प्राचीन को बांगर कहा जाता है, तो बांगर हो जाएगा, और नवीन को खादर कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, बताइए। तो ये पाया जाता है आपका पूर्णिया और पटना हो जाएगा इसमें से। ठीक है ना, पूर्णिया और पटना ऑप्शन के हिसाब से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डोमटी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो इसमें आपका सभी प्रकार का कण मिल जाएगा। इसमें देखिए इसमें आपका जो है बालू का कण भी होगा, उसके बाद आपका जो क्ले है वो भी होता है, और गाद के कण भी होता है, तो यहाँ पर सभी प्रकार के कण हो जाएंगे। देखिए करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो करेवा जो है ना ये आपका जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जाफरान यानी कि जो देसी केसर है उसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो केसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा करेवा मृतिका जो जाफरान, देखिए आ गया ना, केसर का एक स्थानीय प्रकार है, उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है, तो ये कश्मीर हिमालय में। उसके बाद देखिएगा कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। देखिए वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है, तो ये देखिएगा 2024 में ही प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केशिका जल, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, केशिका जल। ठीक है, केशिका जल मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में जमा रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है, तो सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी जो है ना ये इसमें से बात करें तो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है, तो ईंट के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, लेटराइट मिट्टी का। ठीक है ना, लेटराइट मिट्टी का किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूने की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न आ गया हमारा, देखिए मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो वन रोपण के द्वारा, ऑब्वियसली वन रोपण के द्वारा, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है, बताइए। घने पतझड़ वाले जो है वन से घिरा हुआ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल नया जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा सुंदरवन क्षेत्र में है, तो ये आपका सघन मैंग्रोव वन में है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, किस राज्य में, तो ऑब्वियसली ये राज्य जो है कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर तो आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा देखिए जो ये इस तरह का जो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, आप नया वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स ये दुर्लभ प्रजाति के हैं। ठीक है, दुर्लभ प्रजाति के हैं ये, ध्यान रखिएगा।
जो आपका IUCN जो है ना, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये हिमालयी भूरे भालू, जंगली जो एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी को दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से देखिए कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक के दलदल और मैनग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो ऑब्वियसली ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि 21 द्वीप शामिल है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर प्रवाल जब देखेंगे ना, तभी आप समझ जाएंगे ये मन्नार की खाड़ी है। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए, आप 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको, प्रवाल भित्ति। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। तो बिहार में इसमें से आप देख सकते हैं भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पड़ता है कहाँ पर? तो पश्चिम चंपारण। भीम बांध पड़ता है मुंगेर में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, और सही आंसर आपको चुन करके बताने हैं। देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीवों में वर्गीकृत किया गया है। सही है, इसमें कोई क्रिस्टलीन नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। सही है। उसके बाद देखिए, यह इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती हैं और शिकार करती हैं। सही है। और देखिएगा, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में भी मान्यता दिया गया है। बिल्कुल, ये भी आपका करेक्ट है। 2009 में जो है इसको जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। तो सभी सही है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो देखिए कांटेदार जंगल शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इस प्रकार के जंगल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, दक्कन के पठार के शुष्क क्षेत्र, गुजरात के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इन जंगलों के कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष कैक्टस, खैर, बबुल, ये सब है। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो उपरोक्त में से यहाँ पर कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से देखिए किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? 75% से अधिक नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो 75% से अधिक नहीं है कुछ में, तो 75% से अधिक इसमें से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और नागालैंड में। ठीक है, तो 1 से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो देखिए, अगर रिसेंट वाला आंकड़ा जो है 2023 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसका अनुसार अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर हम वन एवं वृक्ष के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये दोनों मिलाकर के 25.17% है। अगर अलग अलग बात करते हैं तो देखिए, कुल क्षेत्र वन क्षेत्रफल जो है, वन क्षेत्रफल ये आपका है 21.76% पर, और वृक्ष क्षेत्रफल जो है ये 3.14% पर है। तो इन दोनों को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो आप रिसेंट वाला आंकड़ा फ्रेंड्स याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देखिए कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो देखिए, इसमें से पश्चिम चंपारण जो है सबसे ज़्यादा घिरा हुआ है। ठीक है ना, पश्चिम चंपारण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र जो है ये आपका कहाँ पर है? तो देखिए, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जो है वनावरण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम में जो है सर्वाधिक प्रतिशत वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मिजोरम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अगर पूछा जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाएगा कि अधिकतम वृद्धि जो है वन और वनावरण का, तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, अधिकतम वृद्धि जो है वनावरण का, ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है? वनावरण का, वृक्ष और वनावरण तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, अधिकतम वृद्धि वनावरण का मिजोरम में हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमी मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला 3 आपको जो है राज्य याद रखना है, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला। तो एक मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, और प्रतिशत में अगर हम बात करते हैं तो प्रतिशत में मिजोरम आ जाएगा राज्यों में। ठीक है ना, और उस तरह से देखा जाए तो लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद मिजोरम आ जाएगा। तो यहाँ पर मिजोरम मैंने आपको बता दिया, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से। उसके बाद देखिएगा कि भारतवर्ष में देखिए वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है?
तो ये कितनी प्रजाति पाई जाती है फ्रेंड्स, फटाफट बता दीजिए। तो ये पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पतियों की। ठीक है, चलिए ये सब लगभग में आपको ध्यान रखना होता है। देखिए भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूर्वी घाट पर, ठीक है ना, पूर्वी घाट पर। देखिए आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का जो विकास है ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका पूर्वी घाट नहीं होगा, तो यहाँ पर पूर्वी घाट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए केरल की शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली संरक्षित है, क्योंकि आप याद रखिएगा साइलेंट वैली केरल में है और ये संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन। तो अभी हमने पढ़ा है कि ये वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आगे आपका अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। पट्टी सीमा, देखिए पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई, इंटरलिंकिंग से। ठीक है, और इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, तो ये लघु एवं बृहद परियोजनाओं से होता है। ठीक है ना, लघु एवं बृहद दोनों से हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर जो है ये निकलती है गंडक नदी से। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पर गंडक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से देखिए किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो इसमें से आपका हो जाएगा त्रिवेणी नहर। ठीक है ना, त्रिवेणी नहर याद रखिएगा आप, पश्चिम चंपारण जिला पर है और गंडक नदी पर। उसके बाद देखिए भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं पानी का उपयोग तो ये कृषि के लिए, सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी आ गया। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध एक संयुक्त परियोजना है, तो ये आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सतलज नदी पर है ये, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो अभी मैंने बताया था सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र, तो फ्रेंड सबसे पुराना जो है ये शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम। ठीक है ना, और देखिए 1897 में, ध्यान रखिएगा 1897 में जो है दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पर शिव समुद्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें से शिव समुद्रम हो जाएगा, निम्नांकित में से पूछा है। उसके बाद देखिएगा नागार्जुन सागर बांध, तो ये आपको पता है कि ये आपका कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, चलिए, और ये आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, कृष्णा नदी पर है। चलिए, और ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। अब हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध जो है ये आप किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड महानदी पर बनाया गया है, उड़ीसा में, आपको याद होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा दामोदर नदी घाटी, तो देखिए पूछा गया है कि मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बहुत ही सिंपल है, बराकर नदी पर। ठीक है ना, बराकर नदी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देखिए मंडल बांध परियोजना की नींव रखी, किस नदी पर जो है यहाँ पूछा गया है कि नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। तो मंडल बांध परियोजना, तो फ्रेंड्स ये रखा है इन्होंने उत्तरी कोयल नदी पर। ठीक है ना, उत्तरी कोयल नदी पर। उसके बाद देखिएगा कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है, ध्यान रखना आपको, राजस्थान में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कृषि में ये कम पैदावार कहाँ से, खालिस्तान दिया गया उगाने से है, बताइए। तो ये एक विभिन्न मौसमों पर दो फसल, ठीक है ना,
युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसमों पर दो फसल को उगाने से है। ठीक है, डबल क्रॉपिंग इसको मतलब कहा जाएगा युग्म पैदावार को। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। कृषि में उत्पादकता, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो कुशल सिंचाई भी है, गुणवत्ता युक्त बीज भी है, उर्वरक का प्रयोग भी है, कीटनाशक का प्रयोग है, तो एक से अधिक हो जाएगा। देखिए 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था, 2020 में पूछ दिया है। तो उस समय चावल का था, ठीक है ना, चावल का था, चावल का रकबा। चलिए चावल का रकबा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चावल जो है भारत में चीन के बाद भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है चावल उत्पादन में। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें से 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो ये आपका उच्च उपज किस्म कार्यक्रम जो है ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाई यील्ड जो आपका सीड्स था, उच्च उत्पादक बीज का प्रारंभ किया गया, ठीक है, और इसका अतिरिक्त उर्वरक का भी अधिक प्रयोग और सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी बल दिया गया। तो भारत ने उन्नत बीजों के प्रयोग से जो है आपकी इसकी शुरुआत किया था, और भारत में आपको पता है हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है, तो ये गेहूं के उत्पादन में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है। द्वितीय हरित क्रांति, अब यहाँ पर देखिए दूसरा हरित क्रांति के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए दूसरा हरित क्रांति की बात करते हैं तो इसमें से एक ये वाला आपका सही दिया गया है, ठीक है, पढ़ लीजिए, और इसमें से एक चौथा स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 4। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो इसमें से हरित क्रांति के अगर घटक की बात करते हैं तो ये आपके उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, बिल्कुल सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन, आपके सभी चारों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध, तो देखिए इसका संबंध जो है फ्रेंड्स, ये आपका इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो इनमें से सभी से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इंद्रधनुषीय क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे कि हरित, लाल, श्वेत, पीली, नीली, इन सब को शामिल किया गया है, तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। देखिए काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति, तो फ्रेंड्स ये कच्चा तेल उत्पादन से है, ठीक है ना, काली क्रांति, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी गेहूं के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में, तो देखिए नकदी फसल में आपका गेहूं नहीं आएगा, गेहूं एक तरह का खाद्यान्न फसल है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था। अब ये उस समय का ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो उस समय की अगर हम बात करते हैं तो अभी वाला देखिए उस समय तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्नकाल में, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बट अगर हम 2024-25 की बात करते हैं, जो आर्थिक समीक्षा आया हुआ है 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन जो हुआ था ये 113.3 मिलियन टन था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। इसमें से फलीदार फसल, तो इसमें से देखिए फलीदार फसल आपका दलहन हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य, तो अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए खरीफ फसल, देखिए खेती के अंतर्गत जो है क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है। तो भारत का महत्वपूर्ण अगर खाद्य फसल की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका चावल हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो चावल का कटोरा कहा जाता है आपको किसको, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, ठीक है, राइस बाउल के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो इसमें से ज्वार जो है ये नकदी फसल नहीं होगा, बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना ये सब नकदी फसल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में 2018-19 के सजाना आपको। देखिए 2023 अगर 24 की चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार बात करें
तो चावल उत्पादन का शीर्ष राज्य तेलंगाना था, ठीक है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2018-19 वाला, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ऑप्शन ई हो जा आंसर दिया गया। बट वर्तमान वाला आप याद रखिएगा, तेलंगाना आगे आ गया है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम। देखिए उसके बाद देखिए कपास आ गया। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन? देखिए अगर वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में गुजरात आ गया, और प्रश्न पूछा गया था 2000 में, उस समय महाराष्ट्र था। चलिए देखिएगा कि भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। अब देखिए यहाँ पर औसतन उत्पादन पूछ रहा है, तो औसतन उत्पादन जो है ये सर्वाधिक कहाँ पर है बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो गुजरात में कपास का सर्वाधिक उत्पादकता है, ठीक है, तो गुजरात हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश आपका उस समय के ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिल है। तो सबसे अधिक सूती मिल जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। सबसे अधिक सूती मिल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते क्रम। 4 गन्ना उत्पादक राज्य, तो देखिए गन्ना उत्पादक राज्य अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात, याद रखिएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है, और उस समय के हिसाब से ऑप्शन बी आंसर दिया गया है। बट अभी वाला आंकड़ा याद रखिएगा 2023-24 वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर आपका महाराष्ट्र में होता है, फिर कर्नाटक में, गुजरात में, तमिलनाडु में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो बिहार उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में से जो है चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा तिलहन आ गया। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो ये मूंगफली हो जाएगा, ठीक है ना, मूंगफली करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो इसमें से कर्नाटक में आपका पुलनेज नहीं है, बाकी कुर्ग, चिकमंगलुरु, बाबा बुदनगिरी ये कर्नाटक में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे पुलनेज कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है पुलनेज जो है ना ये तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है। तो देखिए प्रश्न काल में तो दाल और चाय दोनों के उत्पादन और उपभोग में भारत अग्रणी था, बट अभी के अनुसार इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन जो है किसका करता है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो चाय राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2022 में विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत चौथे स्थान पर था। और देखिए 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो भारत के निर्यातों में चाय की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 250.73 मिलियन किलोग्राम है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है यह आपका केरल हो जाएगा, ठीक है ना, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। तो केरल हो जाएगा। देखिए कौन सा जो है इसमें से एक जायद फसल है। जायद फसल इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए ये 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये चारा जो है ना ये आपका फूडर जो है, फूडर ये आपका जायद फसल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ से आपको सही आंसर चुन करके इसमें से आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो रबी फसल कहलाती है। नहीं, ठीक है ना, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ होती है। तो गलत हो गया। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास रबी फसल है। नहीं, ये सब आपके जो हैं खरीफ फसल हैं, ठीक है। शीत ऋतु में देखिए उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसल कहलाती, नहीं रबी फसल ही कहलाती। गलत हो गया। तो कोई भी इसमें से आपका सही नहीं है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक पटसन उत्पादक पश्चिम बंगाल हो जाएगा।
भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मोटा अनाज का सबसे ज़्यादा जो है आपका राजस्थान है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल इसमें से, तो जायद फसल इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से आप देखेंगे तो एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। उड़द, तरबूज ये सब जायद फसल होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? तो देखिए फलों एवं सब्जियों की खेती जो है ना, ये आपका क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है आपका कौन सा? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ठीक है ना, बागवानी कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। चलिए फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए नगदी फसल कौन सी इसमें से नहीं है? तो मैंने बताया था आपको कि ज्वार नहीं, ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है, एक बार देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो इसमें से देखिएगा यहाँ पर आप हल्लीकर देख रहे हैं, ये राजस्थान का नस्ल नहीं है, ये कर्नाटक का एक मवेशी नस्ल है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो खनिज उत्पादन में अगर हम समृद्ध राज्य की बात करते हैं तो उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है। मतलब इसमें से इस तरह से आंसर तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्तमान में अगर, तो उड़ीसा में तो हर चीज़ में देख सकते हैं मिनरल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, खनिज का। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है? तो ये उड़ीसा को कहा जाता है, ठीक है ना, उड़ीसा को कहा जाता है स्टेट ऑफ मिनरल्स, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लॉ एस्क से संपन्न है? बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश और उड़ीसा ज़्यादा उचित होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लॉ एस्क उपलब्ध नहीं है। लॉ एस्क उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब में, ठीक है ना, पंजाब में हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित लॉ एस्को में से देखिए बेलाडीला में किसका खनन होता है? बेलाडीला में, तो देखिए बेलाडीला की खान की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और यहाँ पर हेमाटाइट होता है, हेमाटाइट का खनन, ठीक है। चलिए देखिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया खान पश्चिम सिंहभूम यानी कि झारखंड में पड़ता है और ये लॉ एस्क खनन के लिए फेमस है, लॉ एस्क, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा सबसे बड़ा भंडार है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ, तांबा इसका सबसे बड़ा भंडार है, भंडार राजस्थान में है। यहाँ पर क्या पूछा है? उत्पादक पूछा था, तो उत्पादक मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर भंडार पूछा है तो भंडार राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, भंडार राजस्थान हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग कि राजस्थान राज्य की खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी है तांबा के लिए। उसके बाद देखिए राजस्थान में स्थित खेतड़ी खादान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए। देखिएगा कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो खेतड़ी में, राजस्थान में। उसके बाद देखिए झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए घाटशिला जो है ना, ये फेमस है आपके किसके लिए? तो ये तांबा के लिए, ठीक है ना, तांबा के लिए। तो यहाँ पर तांबा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक है? अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अबरख के उत्पादन में जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए निम्नलिखित खनिजों में से देखिए किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो देखिए इसमें से अगर हम अबरख की बात करते हैं तो अबरख तो सबसे ज़्यादा आपका होता है चीन में। उसके बाद तांबा सबसे ज़्यादा चिली में होता है, जिप्सम सबसे ज़्यादा अमेरिका में होगा और लॉ एस्क सबसे ज़्यादा आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी भारत नहीं अग्रणी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो ये खोदा गया था रानीगंज में, ठीक है ना, रानीगंज दामोदर नदी के तट पर है रानीगंज, अब ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम, कोयला उत्पादन में। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं अभी तो 2021-22 वाला, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए रिसेंटली वाला आप ये सब रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए
कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद देखिए झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये झरिया में है। ठीक है, चलिए झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला ही तो पाया जाता है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय कोयला उद्योग निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करे। ठीक है ना, और यहाँ पर राइट आंसर आपको चुन करके बताने हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर निम्न कोटि का कोयला और कोयला का संचालन में बाधा, बिल्कुल। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता की कमी, सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर जो है बढ़ती निर्भरता, बिल्कुल है। और कार्य संचालन कीमतें, सभी सभी हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये झारखंड में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो ये नदी घाटी आपका कौन सा है? तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, ये सब है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? कोयले का प्रमुख भंडार है, तो कोयले का भंडार अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है ना, उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, चलिए उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद झारखंड हो जाएगा। तो कोयले का प्रमुख भंडार है, तो यहाँ पर उड़ीसा ही तो आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है? तो सबसे पुराना तेल भंडार दिग्बोई असम वाला है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र घाटी स्थित देश में ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आपका दिग्बोई असम में है। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1970-1980 के दौरान। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? एक एक करके पढ़िएगा और बताइए कौन सा सही है यहाँ पर। तो देखिए अबरख कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है ना, ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, चलिए और पेट्रोलियम भंडार अरावली पर्वत पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ये आपका गलत दिया गया है। ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, इन सब जगहों पर पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? नहीं, इसमें प्राकृतिक गैस नहीं, धात्विक खनिज जैसे कि सोना, मैग्नीज, लोहा, टंगस्टन, ये सब पाया जाता है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? तो ये केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बाढ़ बिहार में पड़ता है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, बाढ़ बिहार में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पटना जिला में पड़ता है। ठीक है, देखिए चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है ना, चंबल नदी पर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? बताइए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो आपका लगभग 12% याद रख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से आपका सही नहीं है? 4 कथन दिया गया है, बताइए। तो देखिए अगर वर्तमान में हम बात करते हैं तो कोई भी यहाँ पर आपका सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए बी डी सही नहीं है। यहाँ पर 1 मिनट देख लीजिए, ए बी डी। ठीक है, ए बी डी सही नहीं है, ए बी और डी सही नहीं है। तो इस तरह से तो कोई मतलब ऑप्शन से तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में थी, तो 1994 में थी। अब वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 1994 में 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, और ऑप्शन सी दिया गया 243 किलोग्राम तेल के बराबर यहाँ पर। ठीक है, उस समय का बात है।
और देखिएगा अभी अभी की हिसाब से अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2023-24 के अनुसार जो है 2023-24 में प्रति व्यक्ति अंतिम ऊर्जा खपत 43 टन तेल के समतुल था, जबकि एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 के अनुसार 2022-23 में प्रति व्यक्ति आपका ऊर्जा खपत 25,424 मेगावाट है। तो ये सब आप ध्यान रख लीजिएगा। भारत में देखिए राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें और यहाँ पर उपरोक्त में से आपका सही आंसर चुनना है। मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4 सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न राज्यों में से यहाँ पर देखिए कि कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक, तो देखिए सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक जो है ना, ये इसमें से आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें से आपका राजस्थान हो जाएगा, तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कैगा जो है, कैगा तो कैगा कहाँ पर है। कैगा जो है फ्रेंड्स ये आपके मंगलोर के निकट है, कर्नाटक में है, ये न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन से शुरू किया था। तो ये आपका किया था किसके उद्घाटन से, तो ध्यान रखिएगा ये मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ था 1836 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देखिए स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो ये लोहा और क्रोमियम का है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर के आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए इसका प्रमुख कारण है कि गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह निक्षेपों का मिलना और इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। तो टिस्को संयंत्र जो है ये नज़दीक है टाटानगर की, ठीक है ना। टाटानगर के नज़दीक है टिस्को, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, 1907 में, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वही पूछा गया। तो 1907, अभी जैसे मैंने आपको बताया है। देखिएगा कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कोयम्बटूर में पाए जाते हैं, ठीक है ना, कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें से भीलवाड़ा, ठीक है ना। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। यहाँ पर देखिए वस्त्र उद्योग का केंद्र, ठीक है ना, ध्यान रखिए वस्त्र उद्योग राजस्थान में पड़ता है ये। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर जो है फ्रेंड्स ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, डालमिया नगर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो देखिए भारत में अगर सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र की बात करते हैं तो 1951 में बिहार में, वर्तमान में अब झारखंड में पड़ता है, सिंदरी में स्थापित किया गया था, सिंदरी में, ठीक है ना। इसके बाद नांगल में पंजाब में उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में जो है रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में, 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में, ठीक है ना। और 1951 में जो है सिंदरी में लगा था। तो अभी हम सिंदरी ही मान करके चल सकते हैं आप, ठीक है। देखिए अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये आपका है कहाँ पर, नेपानगर में। ये नेपानगर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ में देखिए सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है उपलब्ध है क्या क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो चूना पत्थर भी वहाँ पर उपलब्ध है और सस्ता श्रम भी है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर के साथ क्या जाएंगे हम, तो चूना पत्थर ज़्यादा बेटर हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित स्थानों में से यहाँ उद्योग के साथ मिलाना है, ठीक है। अब देखिए बेंगलुरु जो है ये किसके लिए फेमस है, बेंगलुरु। तो देखिए बेंगलुरु हो जाएगा आपका वायुयान के साथ, ठीक है। कोरबा हो जाएगा आपका किसके साथ, कोरबा हो जाएगा एल्युमिनियम के साथ। जमशेदपुर हो जाएगा लोहा इस्पात और मलाजखंड हो जाएगा आपका तांबा, ठीक है।
कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। देखिए ये 2001 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कितना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 146195 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज, तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना, ये आपका इसमें से है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ठीक है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज। और इसके अंतर्गत जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई जो है ये सब आता है, इन्हीं को जोड़ती है ये स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। पूर्व और पश्चिम, तो पूर्व में आपका हो जाएगा कौन सा, असम का सिलचर, और पश्चिम में हो जाएगा आपका कौन, गुजरात का जो है पोरबंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलचर और पोरबंदर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो ये आपका होता है 40% किससे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे पहले रेल तैयार हुआ था कब, तो रेल तैयार सबसे पहले हुआ था आपका 1853 में रेल मार्ग तैयार हुआ था। ठीक है ना, 1853 में बम्बई से थाने के बीच चलाया गया था 16 अप्रैल को। देखिए बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है तो ये 5.5 फीट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो हाजीपुर आपका बिहार में है। ठीक है, बिहार में है हाजीपुर, आपको ध्यान रखना है। पूर्व मध्य रेलवे का ये मुख्यालय है, पूर्व मध्य रेलवे का ये मुख्यालय है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेन में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, तो इसमें से अधिकतम दूरी तय करती है आपका त्रिवेंद्रम सेंट्रल वाली। ठीक है, तो त्रिवेंद्रम सेंट्रल वाली हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तो पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। मारमागुआ पतन कहाँ पर है, तो मारमागुआ जो है फ्रेंड्स ये आपका गोवा में पड़ जाएगा। भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये बदामन, आपने पढ़ा होगा बदामन, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है ये जोड़ता है आपका हल्दिया को इलाहाबाद से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है। देखिए 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसमें से आपका कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण में। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण में, तो उत्तर से दक्षिण में अगर व्यवस्थित करेंगे तो आपका सबसे पहले आ जाएगा विशाखापट्टनम, उसके बाद आपका काकीनाडा, फिर आपका आ जाएगा मछलीपट्टनम और फिर नागीपट्टनम। ठीक है, चलिए तो एक यहाँ पर 4 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करिए, पूर्व से पश्चिम दिशा में। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, तो देखिए पूर्व से अगर पश्चिम की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें नामरूप आ जाएगा, ये असम में है तो सबसे पूर्व में चला गया। उसके बाद आपका ओबरा आ गया, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद पारीछा आ गया, पारीछा उत्तर प्रदेश में है। और फिर कोटा आ जाएगा राजस्थान में। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है बताइए। तो देखिए इसमें से हम बात करते हैं तो इसमें से देखिए दिए गए विकल्प में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, नाथुला जो है इसमें से सर्वाधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, बट इसमें से अगर हम बात करते हैं तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है, यांगजी दीवान है। तो यांगजी दीवान तो ऑप्शन में था ही नहीं, यांगजी दीवान। ठीक है ना, इसलिए यहाँ से कोई नहीं आंसर होगा इसका, निम्नलिखित लगा देता तब यहाँ पर नाथुला के साथ हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश के मुरैना में किया गया है। उसके बाद देखिए गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सुंदरबन कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक हुआ है, तो नगरीकरण सर्वाधिक गोवा में हुआ है। उसके बाद देखिएगा कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था, तो ये 1851 में हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था।
चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो कांगेर घाटी जो है फ्रेंड्स ये आपका छत्तीसगढ़ में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये भारत और नेपाल के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है। तो बिहार जो आता है ये आता है आपका उपाद्र संक्रमणकालीन। ठीक है, देखिएगा कि भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है, तो ये अति वर्षा का कारण है। देखिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स ये मध्य गंगा के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध और अंग मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। तो ये आपका निम्न गंगा का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिला में है। तो ये पश्चिम चंपारण में है। देखिएगा कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया। तो देखिए द्रुत डाक सेवा का आरंभ जो किया गया था ये किया गया था 1986 में। ठीक है, चलिए यानी कि स्पीड पोस्ट का। उसके बाद देखिए भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। देखिएगा हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। देखिए एक हैदराबाद जो है भारत में है, तेलंगाना की राजधानी है, और एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है ना, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान भी हो जाएगा, भारत भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पूर्ण BPSC घटना चक्र इंडियन ज्योग्राफी मैंने आपको कवर करा दिया।